तो इमेजिन करिए कि आप सुबह उठ के अपने टाटा क्लॉक का अलार्म बंद करके तुरंत बिग बास्केट से टाटा टी ऑर्डर करते हो और मोस्ट प्रोबेबली आप उसको टाटा स्टील से बने बर्तनों में बनाओगे और टाटा सेरेमिक से बने कप में पियोगे। क्रोमा स्टोर से ऑर्डर किए गए टीवी को देखते हुए जिसमें टाटा का कनेक्शन लगा है और 9 बजते ही आप ऑफिस जाने के लिए टाटा नेक्सस में बैठ के टीसीएस निकल जाते हो। दोस्तों, टाटा ग्रुप खुद में एक एम्पायर है जिसका खुद का नाम पे एक शहर भी है। टी से लेकर आईटी तक लगभग हर सेक्टर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाटा प्रेजेंट है, लेकिन हमेशा ये ऑनेस्टी और मिलियंस ऑफ डॉलर के दान के लिए न्यूज में रहा है। बट इस ग्रुप का एक ऐसा भी पास्ट है जो आज भी पूरी दुनिया से छुपाया गया है। तो आज इस वीडियो में वो राज जानते हैं, एंड तक जरूर बने रहें। तो बात है ग्वांगडोंग प्रोविंस में बने ग्वानसी पोर्ट की, जो कि चाइना में। इस पोर्ट से दुनिया भर के 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे। ये काफी पॉसिबल है कि जो भी सैमसंग या दूसरी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट इसी पोर्ट के थ्रू होता हो। चाइनीज रूलर फॉरेनर ट्रेडर को हमेशा शक की नजर से देखते थे और वो किसी भी तरह से चाइना पर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं देना चाहते। इसीलिए आज भी चाइना में गूगल या कोई भी बाहरी इंडस्ट्री नहीं है, वो खुद बनाते हैं या तो कॉपी कर लेते हैं। तो इस वजह से फॉरेन ट्रेडर्स को बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक पोर्ट का ही एक्सेस दिया गया, जहां से उन पर अच्छी तरह से नजर रखी जा सके। सालों तक इस पोर्ट के जरिए ब्रिटिश, अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न ट्रेडर्स ने चाइना के साथ अपना बिजनेस किया। इनमें से ब्रिटिशर्स ने तो अपना अलग ही 3 कंट्री सिस्टम डेवलप किया था, जहां वो इंडियन, जो उस वक्त ब्रिटिश राज के अंडर था, से कॉटन और सिल्वर चाइना को सप्लाई करते। बदले में वो चाइना से चाइनीज टी ब्रिटेन भेजते थे। चाइनीज टी ब्रिटेन में काफी पॉपुलर थी और इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा चाय इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्रिटिशर्स के पास चाय के बदले चाइना को बेचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उस वक्त चाइना किसी भी सामान के बदले सिर्फ सिल्वर एक्सेप्ट करता था। इस वजह से जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की टी की डिमांड बढ़ती गई और उसी के साथ ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा सिल्वर का नुकसान होने लगा। ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये चाय का एक तरफा बिजनेस, जो कि चाइना के फेवर में था, एक बड़ा हेडेक बनने लगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक यूनिक लेकिन खतरनाक तरीका आजमाया, जो कि था ओपियम का। ओपियम यानी अफीम का। 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बॉम्बे की पॉपुलेशन लगभग 1,60,000 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी, जिनमें से 13,000 लोग पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पारसी कम्युनिटी का लोग उस वक्त बॉम्बे के टाउन के रिचेस्ट इन्फ्लुएंशियल इलाइट्स में गिना जाता था और इनमें से एक थे पारसी ट्रेडर जमशेद जी जीजी बॉय। जमशेद जी जीजी बॉय बॉम्बे में ओपियम के बड़े ट्रेडर थे, जिनका खुद का शिपिंग बिजनेस भी था। ये ओपियम के बिजनेस में कितने बड़े खिलाड़ी थे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस वक्त के मोस्ट सक्सेसफुल ओपियम स्मगलिंग कंपनीज जार्डिन मैथ्यूसन कंपनी को ओपियम सप्लाई करते थे। ये मालवा कोलकाता से ओपियम खरीद के इंटरनेशनल फर्म जैसे जार्डिन मैथ्यूसन और रसल कंपनी को सप्लाई करते थे। ओपियम के बिजनेस में एंट्री करने से पहले उनकी वेल्थ सिर्फ 10 रुपए थी, लेकिन उनके आखिरी दिनों में वो लगभग 1 करोड़ के मालिक बन चुके थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1803 से 1830 के बीच टोटल 170 इंडियन फर्म्स और बिजनेस ओपियम ट्रेड में शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 49 पारसी कम्युनिटी से थे। इस बिजनेस में सभी फायदे में थे एक्सेप्ट चाइना, जहां की हालत खराब होती जा रही थी। चाइनीज पॉपुलेशन को ओपियम की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो इसको पाने के लिए कोई भी कीमत देने को रेडी थे। चाइनीज रूलर, स्पेशली किंग डायनेस्टी के लिए नशे में धुत पब्लिक एक बड़ी हेडेक बन चुकी थी। ऊपर से ओपियम की बढ़ती डिमांड की वजह से जो सिल्वर चाइना से बाहर जा रहा था, वो एक फाइनेंशियल रिस्क भी बन गया था देश के लिए। इस वजह से देश पर खतरा भी मंडरा रहा था। लेकिन हालांकि चाइना ने ओपियम का नशा करने वाले और इंपोर्ट करने वालों पर स्ट्रिक्ट बैन लगा के रखा था, जिसको रूल तोड़ने वालों को 100 कोड़े मारने का ऑर्डर भी दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। दरअसल ब्रिटिशर्स खुद ओपियम नहीं बेचते थे, बल्कि ये स्मगलिंग का काम इंडियन और अमेरिकन प्राइवेट ट्रेडर से करवाते थे। ओपियम के कारण चाइनीज और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच 2 बड़ी लड़ाइयां हुई और दोनों चाइना बहुत बुरी तरह हार गया। लेकिन ओपियम का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि इनमें काफी बड़े लोगों के नाम शामिल है, फिर चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट हो यूएसए के रोसेलवेल फैमिली हो या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके जॉन कैरी की फैमिली हो। इसके अलावा इंडियन फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की फैमिली हो, फ्रीडम फाइटर रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉम्बे डाइनिंग की वाडिया फैमिली हो या टाटा एंड टाटा सन्स की टाटा फैमिली हो, ये सब इसमें शामिल। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग गूगल कर सकते हो। लेकिन इन सब में टाटा फैमिली से एक आउटलायर है। भले ही ये ओपियम के बिजनेस में बाकी
बाकी फैमिलीज के कंपैरिजन में लेट एंट्री हुई, लेकिन पारसी फैमिलीज में से सिर्फ टाटा अपनी लेगेसी को बनाए रखने में सक्सेस रही थी। ये बात है कि ओपियम ट्रेड ने न सिर्फ इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स को नहीं बल्कि प्रोमिनेंट फैमिलीज की कहानी को भी रीशेप किया। 1883 में जमशेदजी नरसिंहवानजी टाटा ने शंघाई और हांगकांग में टाटा सन्स एंड कंपनीज की ब्रांचेस खोली। इनका काम था इंडिया से ओपियम इंपोर्ट करना और चाइना से टी एक्सपोर्ट करना। इससे जो भी प्रॉफिट हुआ उससे इंडिया में टेक्सटाइल्स मिल, स्टील कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू किया गया। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिशर्स को वेपन बनाने के लिए स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुई, तब टाटा स्टील्स ने अपना पूरा योगदान दिया। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उनको 18,680 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ये लड़ाई ब्रिटिशर्स को महंगी पड़ गई क्योंकि वॉर की कॉस्ट 18 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गई थी, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट से डबल थी। इसमें से भी 5 मिलियन पाउंड तो सिर्फ इंडिया में ही खर्च हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जैसे ही वॉर मटेरियल की रिक्वायरमेंट की लिस्ट अनाउंस की गई, उसके 10 मिनट बाद ही टाटा और बाकी इंडियन ट्रेडर्स ने मार्केट में प्राइस बढ़ा दिया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। 150 साल पुरानी इस कंपनी ने न कभी ओपनली ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया और न कभी उनके अगेंस्ट गए, लेकिन बिजनेस में उन्होंने काफी प्रॉफिट किया और ये बात वहाँ के लोगों के लिए काफी कंट्रोवर्शियल बनी रही। इसका नतीजा था कि 1957 में जब इंडिया खुद फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा था, तब वर्ल्ड बैंक ने टाटा स्टील को जमशेदपुर प्लांट के एक्सपेंशन के लिए लोन दे दिया था। टाटा की सोशल, पॉलिटिकल, बिजनेस कैपेबिलिटी कुछ एयरक्राफ्ट जैसी है, बिल्कुल रेस्ट इन क्लास। उन्होंने कांग्रेस के स्वदेशी मूवमेंट का साथ देते हुए नागपुर मिल टेक्सटाइल मिल का नाम एक्सप्रेस मिल रखने का फैसला किया, और वो भी उस दिन जब ब्रिटेन में क्वीन विक्टोरिया महारानी बनी थी। या फिर ब्रिटिशर्स को वेपन और स्टील सप्लाई करना, ये सब कुछ 150 साल पुरानी टाटा ही कर सकती है। तो इन सब में से एक चीज जो टाटा को सबसे अलग बनाता है वो है फिलेंथ्रोपी, यानी दान। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है और टाटा हमेशा से सेवा और दान में आगे रहा है, बिल्कुल पारसी ट्रेडर जमशेदजी जीजीबॉय जैसे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर फिलेंथ्रोपी स्ट्रेटेजिकली किया जाए तो सिर्फ आगे के मॉरल बिजनेस और पास में किए गए इमोरल बिजनेस को ही नहीं बल्कि कॉलोनियल पावर से इमोरल रिलेशंस को भी छुपाया जा सकता है। तो कोई तो रीजन होगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में जितने पॉपुलर इंडिया के और कॉर्पोरेट्स के मालिक है उतना टाटा नहीं। ये सब कुछ उनकी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग और उनके अप्रोच पर निर्भर करता है। टाटा ने हमेशा अपने बिजनेस प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया है, जबकि दूसरे कॉर्पोरेट्स कभी कभी शॉर्ट टर्म गेन और पॉलिटिकल अलायंस में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से उनका इमेज दूसरों से काफी अलग लगता है और रिस्पेक्टेबल लगता है, बट हाथ तो सबके ही गंदे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।